हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्लास 10th इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस वीडियो से उन सभी छात्रों को या आपको फ़ायदा होने वाला है जो भी सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं, स्पेशली जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल बोर्ड से है। तो सभी में लगभग कंटेंट एक ही जैसा होता है, कुछ कंटेंट में अंतर होता है और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी क्लास को रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही वीडियो लेक्चर में एक वीडियो में आपको 1 घंटे या 2 घंटे का बना दूँ और पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। आप पहले के वीडियो को देखिए जो मैंने पहले चैप्टर क्लियर किए हुए हैं, सभी को मैंने बारीकी से पढ़ा है। जैसे क्लास में हर एक शब्द को, हर एक टॉपिक को ब्रीफ से मैंने, बहुत ब्रीफ नहीं डिटेल से मैंने चर्चा किया है। तो इस टॉपिक को भी मैं उसी प्रकार से आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और एक बार अगर आप वीडियो कंसंट्रेट करके देख लेते हो तो कभी भी आप जीवन में आपको इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने शब्दों में अच्छे से आप इनको लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो ये क्लास 10th इतिहास का तीसरा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन, तो हिंद चीन जो है ना, हिंदुस्तान से हिंद लिया गया और चीन तो पूरा एक देश है ही। तो हिंद चीन को ही याद रखिएगा, इंडो चाइना भी कहा जाता है। इंडो चाइना, इंडिया से बना इंडो और चीन जो है वो हमारा चाइना। ठीक है, तो ये हिंद चीन जो क्षेत्र है एक्चुअल में इसमें 3 देश आते हैं। कौन सब? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, तो देखो ये पूरा का पूरा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन्हीं तीनों हिस्सों को मिलकर बनता है हिंद चीन। और ये हिंद चीन का जो क्षेत्र है ये टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसी को हम कहते हैं क्या, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपको इसमें और क्या पढ़ना है, जो वियतनाम है ना, वियतनाम के हमें मुख्य रूप से 3 शहरों के बारे में पढ़ना है। वो है हमारा अन्नाम, तोंगकिन और कोंचिन। इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस पूरे चैप्टर में ना आगे जाकर, यानी ये जो हमारा चैप्टर हमें एक्चुअल में पढ़ना है ये पूरा का पूरा इर्द गिर्द घूमेगा वियतनाम का, लेकिन हमें लाओस और कंबोडिया के बारे में भी अध्ययन करना है। तो ये समझ में आ गया हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद, हिंदुस्तान से हिंद लिया गया और चीन तो है ही, इसी को हिंद चीन क्षेत्र को ही हम इंग्लिश में इंडो चाइना कहते हैं। यह क्षेत्र लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसी को कहीं पर आपको लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि ये जो हिंद चीन है ना, इसकी उत्तरी सीमा किसको किसको टच करती है, तो उत्तरी सीमा में है, उत्तर में है म्यांमार और चीन। ठीक है, म्यांमार और चीन। इसी का पहले म्यांमार का ही नाम क्या था, पुराना नाम बर्मा, और उसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून। ठीक है, म्यांमार का ही याद रखिएगा, मैं इसको कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था, बर्मा। कहीं पर आप बर्मा देखिए तो आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी राजधानी उस समय थी रंगून। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि अब बर्मा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, म्यांमार कर दिया गया है। और इसकी अब राजधानी भी कहाँ हो गई है, नेपाइताओ। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, नेपाइताओ। तो मैं प्रयास करूंगा अगर कुछ एक्सटर्नल जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जो प्रश्न पूछा जाता है मैं प्रयास करूंगा वह भी मैं आपके साथ क्लियर करते जाऊं। ठीक है, इनके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो प्राचीन समय से ही, यानी पहले से ही, प्राचीन समय से ही, शुरुआत से ही, यानी ईसा के आसपास से ही, उसी समय से वियतनाम के जो 2 शहर थे, तोंगकिन और अन्नाम, इस पर हमेशा से चीन का कब्जा रहा था। क्योंकि यह चीन के पास वाला, यानी जो वियतनाम का यह वह हिस्सा है जो चीन के साथ सटा हुआ है यह शहर। और यहाँ पर हमेशा क्या होता था, इसके बारे में याद रखिएगा कि तोंगकिन और अन्नाम पर चीन का हमेशा प्रभाव रहा है। लेकिन चीन में जब भी शासक कमजोर होता था तो यहाँ का तोंगकिन और अन्नाम या चीन के प्रभुत्व से आज़ाद हो जाता था। और फिर जब भी चीन में एक ताकतवर, एक मजबूत शासक आता था, फिर से वह तोंगकिन और अन्नाम पर कब्जा कर लेता था।
इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण यह भी था क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था और कुछ संसाधन भी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध थे। तो इसलिए हमेशा यह क्षेत्र लगभग जो है ना तोंगकिन और अन्नाम चीन के ही कब्जे में रहा था। ठीक है, लेकिन जब भी चीन का शासक कमजोर होता था तो यह क्षेत्र उनसे लड़ाई लड़कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता था। अब देखो, अब यहां पर जब किसी भी क्षेत्र पर लंबे समय तक कोई भी दूसरा देश जब वह शासन करेगा या फिर उस क्षेत्र को कब्जा कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, तो इनसे क्या होगा, तो इनसे वह अपने उस क्षेत्र पर, कब्जा किए हुए क्षेत्र पर अपने देश की संस्कृति, सभ्यता सारा लादने का प्रयास करता है, उन पर थोपने का प्रयास करता है। तो यही चीज चीन भी कर रहा था। तो चीन वियतनाम के तोंगकिन और अन्नाम पर हमेशा अपनी संस्कृति और भाषा, लिपि थोपने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, इनके बाद आगे बढ़िए तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया, वियतनाम पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वियतनाम का दो बड़ा शहर कौन सब, तो दो बड़ा शहर हो गया आपको कौन सब, तोंगकिन और अन्नाम, इन पर हमेशा चीन का कब्जा रहा। बच गया उधर दो देश, लाओस और कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया पर हमेशा भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसको याद रखिएगा कि 4वीं शताब्दी में लाओस और कंबोडिया के पास एक कंबुज राज्य था, उन पर भारतवंशी शासक था। और इस भारतवंशी शासक का पतन कब हो गया, तो 16वीं शताब्दी में आकर कंबुज उस शासक का पतन हो गया, मतलब उनकी हार हो गई और वहीं पर से फिर भारतीय शासक का वहां पर दौर समाप्त हो जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। उनके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। यह कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव में तो इसको पूछा ही जाता है। तो आप स्टार देके इसको अलग लिख लीजिएगा कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो कंबोडिया में था उसका निर्माण किसने कराया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। और किस ईस्वी में करवाया था, 12वीं शताब्दी में। इसको भी याद रखना है। अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ, कंबोडिया में है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। किस ईस्वी में करवाया, तो 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, ईस्वी छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, इनसे पहले तक में हमें क्या समझ में आया कि हिंद चीन के कुछ हिस्सों पर चीन का कब्जा रहा और कुछ हिस्सों पर भारतीय संस्कृति का कब्जा रहा। तो इसी को हमने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। हिंद चीन के कुछ हिस्सों पर चीन एवं कुछ हिस्सों पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया, हिंद चीन नाम पड़ गया। क्या आपको इतना समझ में आया? एक ब्रीफ है, अगर आपसे कोई पूछते हैं या फिर आप किसी को शॉर्ट में जानकारी देना चाहते हैं हिंद चीन के बारे में, तो आप क्या कहोगे, हिंद चीन। हिंद चीन को ही हम अंग्रेजी में इंडो चाइना कहते हैं। और हिंद चीन जो यह क्षेत्र है यह लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। हिंद चीन में मूल रूप से 3 देश सम्मिलित होते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। और वियतनाम का 3 देश आता है, कौन सा, तोंगकिन, अन्नाम और कोनचिन। इनमें से तोंगकिन और अन्नाम पर लगभग समय चीन के शासक का कब्जा रहा और चीन का शासक जब भी कमजोर होता था तो वह क्षेत्र आज़ाद हो जाता था, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता था। लेकिन चीन ने भी हमेशा प्रयास किया कि उस क्षेत्र पर अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को थोप दिया जाए। और लाओस और जो कंबोडिया वाला हिस्सा था उस पर हमेशा भारतवंशी शासक का शासन रहा था। इस वजह से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम यानी हिंद चीन क्षेत्रों में, हिंद चीन के कुछ हिस्सों में चीन का प्रभुत्व रहा तो कुछ हिस्सों में हिंदुस्तान का प्रभुत्व रहा। इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बना कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। और ये किस शताब्दी में हुई, 12वीं शताब्दी में हुई। इनके बाद जो उनका कंबुज वाला जो राज्य था जहाँ पर भारतवंशी शासक था, ये 4वीं शताब्दी में स्थापित हो गया था और 16वीं शताब्दी में उसका पतन हो गया था। इतना क्लियर हो गया। अब इनके आगे आपके लिए मैंने छोटा सा और दिया है। इनके देखो, मैं इनके हिंद चीन जो क्षेत्र है यह एक बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको डिटेल से इनके कई पार्ट करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप
एक पार्ट अगर देख लो तो आपको वह पार्ट में कभी भी कोई परेशानी नहीं है और राह चलते आप किसी को अच्छे से उनको समझा सकें। ठीक है, तो इनके बाद है व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो ये जो हिंद चीन वाला हिस्सा था, व्यापारिक कंपनियों का आगमन भी होता है। तो इसको कैसे देखते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे भौगोलिक खोज, हमारा पहला चैप्टर 9th क्लास का वही है। तो भौगोलिक खोज जब होता है तो अपने एशिया में यूरोपवासी का सबसे पहले आगमन होता है, ऑफिशियल रूप से हम कह सकते हैं कि भारत में। तो भारत में जो आगमन होता है वो कौन आते हैं, तो वहां पर आते हैं वास्को डी गामा जी, जो कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और भारत कब पहुंचते हैं, तो 1498 ईस्वी में पहुंचते हैं। इसी चीज को मैंने लिख भी दिया है, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के थे, याद रखिएगा, पुर्तगाल के थे। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है। और एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या था, अभी लाइट चली गई है तो हो सकता है कुछ देर में लाइट आ जाए। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो मैं समझा देता हूँ, तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। इन्होंने भारत की खोज की। इनका मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था क्या, व्यापार करना। ठीक है, इनके बाद याद रखना है, यहां पर मैंने लिख दिया है, पुर्तगाली ने फिर क्या किया, 1510 ईस्वी में मलक्का को, ठीक है, मलक्का की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर इन्होंने हिंद चीन के साथ व्यापार शुरू किया। किसने शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, और हिंद चीन में कंपनियों का आगमन किस प्रकार से है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे भारत के इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो भारत में सिर्फ एक ही देश आकर शासन करके या फिर व्यापार करके उन्होंने नहीं छोड़ा था। यूरोप के लगभग देश भारत पर शासन करना चाहते थे, क्योंकि हमारे भारत में, चलिए थैंक यू गॉड, लाइट भी आ गया। तो भारत पर यूरोप के लगभग देश आए और उन्होंने शासन करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे पास संसाधन बड़े स्तर पर, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन था और उन्होंने यहाँ से लूट कर वो अपने देश भी लेके गए। तो सेम यही चीज़ है। तो पुर्तगाल ने जब मलक्का का व्यापारिक केंद्र बनाया, तो हिंद चीन के साथ जब इन्होंने व्यापार शुरू किया तो यूरोप के और सारे देशों की भी इनकी जानकारी हुई। तो इनके बाद हिंद चीन में और सारे देश के लोग भी या कंपनियां भी व्यापार करने के उद्देश्य से आना शुरू हो गई। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली तो पहले ही आ जाते, क्योंकि इन्होंने भारत का खोज कर लिया था और इनके साथ ही धीरे धीरे मलक्का के पास व्यापारिक केंद्र बनाया। तो हिंद चीन में इसका प्रवेश तो लाजमी था। इनके बाद डच लोग आए और फिर इंग्लैंड आया और अंत में आके फ्रांस हिंद चीन क्षेत्र में प्रवेश किया। तो हिंद चीन में कंपनियों का आगमन आप समझ लिए। तो इनके बाद याद रखिएगा, कुछ 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा था। अन्नाम जो वियतनाम के कब्जे में वाला जो क्षेत्र था, जिसके बारे में मैंने बताया को बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में रुचि लेना 1747 ईस्वी में कौन शुरू कर दिया था, फ्रांस शुरू कर दिया। फिर 1787 ईस्वी में इन्होंने कोंचीन, जो चीन के शासक के साथ इन्होंने संधि कर लिया कि हम इस क्षेत्र में जो है व्यापार करेंगे। और 1783 ईस्वी में तोंगकिन को भी इन्होंने मतलब अपने कब्जे में ले लिया। तो हम यह कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले ही हिंद चीन के पूरे हिस्से पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। और 1862 ईस्वी में अन्नाम को इन्होंने सैन्य बल पर मिला लिया। तो आप देखिए, अन्नाम भी पहले चीन के कब्जे में था, कोंचीन भी एक तरीके से था, लेकिन धीरे धीरे करके तोंगकिन भी था, धीरे धीरे कर फ्रांस ने पूरे हिंद चीन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके पीछे का कारण क्या था कि इंग्लैंड, देखिए आप यहाँ पर आप देखिएगा, व्यापार करने में इंग्लैंड फ्रांस से पहले आया, लेकिन इंग्लैंड का पूरा ध्यान कहाँ था, इंग्लैंड का पूरा ध्यान था भारत पर, भारत के आसपास के क्षेत्रों पर। तो इनका ध्यान कभी इन्होंने मूल रूप से या फिर अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को हिंद चीन क्षेत्रों पर कायम नहीं किया। और फ्रांस भारत पर शासन करने में या पीछे हो गया, तो इसीलिए इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इन्होंने पूरा ध्यान अपना कहाँ लगाया, हिंद चीन वाले हिस्से पर लगाया। और इसीलिए 20वीं शताब्दी से पहले ही हिंद चीन के पूरे हिस्से पर एक तरीके से फ्रांस का कब्जा हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो भी मैंने आज बताया ये आपका समाप्त हो गया होगा। अगर आपके पास समाप्त नहीं, सॉरी, समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास बीटीसी या फिर एनसीईआरटी बुक है तो समझिए आपका इस चैप्टर का 2-3 पेज अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इनके बाद हम और सारे टॉपिक को लाएंगे, इसी प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है
तो आप एक बार वीडियो को रोकिए, या फिर पूरा देखने के बाद एक बार फिर से दोबारा देखिए, या फिर दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट पर आपको फिर से, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं अगला जब इसका पार्ट आएगा तो मैं वहाँ पर आपको वो चीज़ समझा दूंगा। तो मैं वीडियो के साइड में आ जाता हूँ। अगर आप इसको लिखने का प्रयास लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जिनको अध्याय 3 के पहले का चैप्टर चाहिए वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है पहला और दूसरा का। ये हमारा तीसरा चैप्टर है और अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। जहां पर भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम 100% आपके डाउट को अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप सभी सोशल नेटवर्क पर और अपने सभी क्लास के सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों में जो भी हैं उनके साथ, पढ़ने वाले जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो इनसे आप जिनको शेयर कीजिएगा उनको भी एक अच्छे चैनल के बारे में जानकारी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छे कामों में मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।